हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें अभी तक हमने साझेदारी के मूल तत्व, साझेदार का प्रवेश और साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने अभी तक किए हैं। आज अगली कड़ी में साझेदारी फर्म का विघटन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है। देखिए, इस यूनिट में से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर भी बहुत मायने रखता है। देखिए, सबसे पहले विकल्प में हम देखेंगे तो पहला ही क्वेश्चन है जब फर्म का समापन होता है या फर्म का विघटन होता है तो फर्म की सारी जो जितने भी अकाउंट्स होते हैं, चिट्ठे में जितने भी खाते होते हैं, उन समस्त खातों को बंद किया जाता है और बंद करने के लिए उन समस्त खातों के शेषों को वसूली खाते में ट्रांसफर किया जाता है। कुछ खातों को साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाया जाता है और कुछ को रोकड़ खाते में ले जाया जाता है। तो इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है वसूली खाता है। जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि फर्म का जब विघटन होता है, फर्म का जब समापन होता है, तो एक वसूली खाता बनाया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता बनता है। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसका ऋण खाता बनता है और रोकड़ खाता बनता है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। अब उसमें साझेदारों का पूंजी खाता ये तो व्यक्तिगत रूप से हो गया, रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता हो गया और हमारे सामने है कौन सा, वसूली खाता। ये वसूली खाता किस प्रकृति का खाता है? तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि वसूली मतलब संपत्तियों से वसूली और दायित्वों का भुगतान। तो संपत्तियों से वसूली और दायित्वों के भुगतान से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, ये सभी लाभ और हानि से रिलेटेड है और इसलिए इसको हम किस में शामिल करेंगे? नाम मात्र का खाता। क्योंकि लाभ और हानि, आय व्यय से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको हम नाम मात्र के खाते में सम्मिलित करते हैं। ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है, वसूली खाता है। इस प्रकार का खाता है ये, व्यक्तिगत, नाम मात्र, साझेदारों का खाता या वास्तविक खाता। तो पहले का ही आंसर हमारा क्या जाएगा? नाम मात्र का खाता है ये। वसूली खाता किस प्रकार का खाता है ये? नाम मात्र का। दूसरा है वसूली खाता बनाया जाता है। तो वसूली खाता कब बनाया जाता है? तो साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार की निवृत्ति पर, फर्म के विघटन पर, फर्म के पुनर्गठन पर। आप सभी को मालूम है कि वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक बार बनता है और वो फर्म के विघटन के ऊपर बनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? फर्म के विघटन पर। वसूली खाता कब बनता है? फर्म के विघटन पर बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण को अंतरित किया जाता है। जैसे आप सभी को मालूम ही है कि चिट्ठे के अंदर जितनी भी संपत्तियां और दायित्व है, तो उसमें से संपत्तियों को हम वसूली खाते के डेबिट में ले जाते हैं, बाहरी दायित्वों को हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में ले जाते हैं और जो आंतरिक दायित्व, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो साझेदार का ऋण जो होता है वह एक आंतरिक दायित्व है और साझेदार के ऋण को रोकड़ खाते में ले जाया जाता है। तो फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण को कहाँ अंतरित किया जाता है? रोकड़ खाते में, या फिर यहाँ पर क्या लिखा आ सकता है? बैंक खाता भी लिखा हुआ आ सकता है। अगला है, कौन सा खाता फर्म के जीवन में केवल एक ही बार बनाया जाता है? भाई, जिस प्रकार से इंसान की जो मृत्यु है वह एक ही बार होती है, उसी प्रकार से फर्म का जो विघटन है मतलब फर्म की जो मृत्यु है वो एक ही बार होगी। तो कौन सा खाता फर्म के जीवन में केवल एक ही बार बनता है? तो वो कौन सा खाता है? वसूली खाता। क्योंकि हमने देखा पुनर्मूल्यांकन खाता हम प्रवेश पर भी बनाते हैं, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन पर भी बनाते हैं, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर भी बनाते हैं, है ना। तो इसमें केवल वसूली खाता ही है जो कि फर्म के जीवन में केवल एक बार बनता है। फिर है, फर्म का आकस्मिक या संयोगिक विघटन होगा। संयोग द्वारा या आकस्मिक विघटन किसे कहेंगे? तो सभी साझेदारों का दिवालिया हो जाना ये अनिवार्य विघटन की श्रेणी में आता है। मतलब जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाएंगे तो यहाँ पर फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाएगा। दूसरा है, एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, ये स्थिति भी अनिवार्य विघटन वाली है।
क्योंकि साझेदारी में कम से कम 2 लोगों का होना, और यदि एक को छोड़कर बाकी सभी दिवालिया हो जाए तो ये कंडीशन भी फर्म के अनिवार्य विघटन की होती है। फर्म का व्यवसाय अवैध हो जाए और कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाए तो फर्म का व्यवसाय अवैध हो जाएगा, मतलब ये भी अनिवार्य रूप से विघटन हो जाएगा, क्योंकि यदि आपकी साझेदारी वैध नहीं होगी, अवैध होगी, तो कोर्ट आपको अनिवार्य रूप से विघटन करने का आदेश दे देगा। तो बचता कौन सा है, चौथा वाला, कि कोई एक साझेदार दिवालिया यदि होता है तो इसे हम संयोग द्वारा या आकस्मिक विघटन कहेंगे। तो हमारा आंसर आएगा डी। फिर है वसूली खाते में संपत्तियां अंतरित करते हैं। जैसे फर्म के विघटन पर जब हम खाते बनाते हैं तो सबसे पहला खाता बनाया जाता है वसूली खाता। वसूली खाता बनाने के लिए हमारे सामने चिट्ठा रहता है, फर्म का चिट्ठा। तो फर्म के चिट्ठे में 2 पक्ष है, एक दायित्व पक्ष और दूसरा संपत्ति पक्ष। तो चिट्ठे की जितनी भी संपत्तियां हैं रोकड़ और बैंक को छोड़ के, वो समस्त संपत्तियां हम वसूली खाते के डेबिट पक्ष में हम ले जाते हैं। और किस मूल्य पर, पुस्तकीय मूल्य पर, मतलब चिट्ठे में जिस मूल्य पर दर्शाई गई है उसी मूल्य पर हम उसको एज इट इज वसूली खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वसूली खाते में संपत्तियां अंतरित करते हैं, कौन से मूल्य पर, पुस्तकीय मूल्य पर उसको ट्रांसफर किया जाता है। अंतरित करना मतलब हस्तांतरित करना या ट्रांसफर करना। फिर फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को अंतरित किया जाता है। भाई सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो बैंक अधिविकर्ष कौन सा दायित्व है। तो बैंक अधिविकर्ष यह एक बाहरी दायित्व है, और हमें मालूम है कि फर्म के विघटन पर फर्म के द्वारा सबसे पहले तृतीय पक्ष मतलब बाहरी दायित्व का भुगतान किया जाता है, और इसीलिए बैंक अधिविकर्ष भी एक बाहरी दायित्व है और इसे वसूली खाते में ले जाया जाता है, इसे वसूली खाते में ट्रांसफर किया जाता है। फिर है अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि लिखी जाती है। अलिखित संपत्ति, जब फर्म का विघटन होता है तो समस्त संपत्तियों से वसूली की जाती है और उन संपत्तियों को हम वसूली खाते में ले जाते हैं। अब उस समय फर्म के विघटन पर कोई ऐसी संपत्ति पता चलती है जो कि रिकॉर्ड में नहीं है, अनरिकॉर्डेड असेट्स। अब ऐसी संपत्तियों से जब वसूली होगी तो उसे भी हम कहां पर ले जाएंगे, उसे वसूली खाते में लिखी जाती है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड संपत्ति होगी वो भी वसूली खाते में लिखी जाएगी। फिर है निम्न में से किसे वसूली खाते में अंतरित किया जाता है। तो साझेदार का ऋण हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये रोकड़ खाते में जाता है। अविभाजित लाभ ये साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। बैंक अधिविकर्ष और रोकड़ तो रोकड़ खाते में चली जाती है। बचा कौन सा, बैंक अधिविकर्ष। अभी हमने पढ़ा था कि यह एक बाहरी दायित्व है और इसे हम वसूली खाते में ट्रांसफर करते हैं, ले जाते हैं। फिर है निम्न में से किसे वसूली खाते में अंतरित नहीं किया जाता। तो निम्न में से ऐसी कौन सी मद है जिसे हम वसूली खाते में नहीं ले जाते हैं। देखिए, डूबत ऋण संचय यह एक प्रकार का दायित्व है और इसे हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, ये याद रखना। तो ये तो वसूली खाते में चला जाता है। फिर है बैंक अधिविकर्ष, इसे भी हम वसूली खाते के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। विनियोग उच्चावचन कोष, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जितने भी कोष है इसी संपत्ति के लिए बनाए गए जितने भी कोष होते हैं वह समस्त कोषों को हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, ये याद रखना। जैसे डूबत ऋण संचय, यह भी एक कोष है और ये देनदारों पर बनाया गया है। विनियोग उच्चावचन कोष, ये विनियोग एक संपत्ति होती है उसके लिए बनाया गया कोष है, तो इनको हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में ले जाते हैं। बैंक अधिविकर्ष तो है बाहरी दायित्व, इसे हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में ले जाते हैं। बचा रोकड़ व बैंक शेष, तो रोकड़ व बैंक शेष के लिए अलग से एक रोकड़ खाता बैंक खाता बनता है, ये वहां जाता है, ये वसूली खाते में नहीं जाता। तो यहाँ पर लिखा है वसूली खाते में अंतरित नहीं किया जाता, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है लेनदार और देय विपत्र, लेनदार और देय विपत्रों जैसे दायित्वों को वसूली खाते में अंतरित करने के पश्चात भुगतान की सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का क्या किया जाएगा। जैसे हम सबसे पहला खाता फर्म के समापन पर वसूली खाता बनाते हैं। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जितने भी दायित्व है उनको हमने वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में तो लिख दिया, लेकिन चिट्ठे के नीचे जो हमें समायोजन मिलती है कि संपत्तियों से इतनी वसूली हुई, दायित्वों को इतना इतना भुगतान किया गया। अब नीचे जो सूचनाएं दी गई उन सूचनाओं में यदि इन दायित्वों के भुगतान के संबंध में कोई निर्देश नहीं हो, ऐसी कंडीशन में हम उन समस्त दायित्वों का पूर्ण भुगतान मानेंगे और वसूली खाते के डेबिट पक्ष में इन सभी का पूर्ण भुगतान करेंगे।
जितने के भी लेनदार, देवी पत्र, बैंक अधिविकर्ष, जितने भी रुपए के हमने वसूली खाते के क्रेडिट में ट्रांसफर किए हैं, उन समस्त दायित्वों का हम भुगतान पूर्ण करेंगे। ठीक है, आगे है रिक्त स्थानों में। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला रिक्त स्थान है हमारे सामने, पेज पर आ जाएगा। देखिए, वसूली खाते में सबसे पहला हमारे पास में रिक्त स्थान है। वसूली खाता फर्म के जीवन में केवल एक बार बनता है, क्योंकि फर्म का विघटन हो रहा है तो बार बार नहीं बनाया जाएगा। वसूली खाता खालिस्तान प्रकृति का खाता है, तो ये भी हम उसमें पढ़ चुके हैं। कौन सी प्रकृति का खाता है? ये नाम मात्र की प्रकृति का खाता है। फर्म के विघटन पर बाहरी दायित्वों को खालिस्तान खाते में अंतरित करते हैं। हमें मालूम है बाहरी दायित्वों को हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। वसूली खाते में संपत्तियों को उनके खालिस्तान मूल्य पर, मतलब कौन से मूल्य पर हम ले जाते हैं? पुस्तकीय मूल्य पर, उसे हम वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। फिर वसूली खाते का शेष खालिस्तान साझेदारों में बांटा जाता है। तो जितने भी साझेदार हैं, सभी साझेदार, यहाँ पर क्या आएगा? सभी साझेदारों में बांटा जाता है। फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का खालिस्तान कर सकता है। तो साझेदार स्वयं का व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि अब वह किसी भी फर्म का साझेदार नहीं है। फर्म के विघटन पर सर्वप्रथम खालिस्तान दायित्वों का भुगतान किया जाता है। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले बाहरी दायित्वों का या तृतीय पक्ष का। ठीक है, फिर है सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर फर्म का खालिस्तान विघटन होता है, मतलब अनिवार्य विघटन होता है। जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाएंगे तो कोई साझेदार नहीं बचेगा, मतलब फर्म अनिवार्य रूप से बंद करना पड़ेगी। निश्चित अवधि जिसके लिए साझेदारी की गई थी व्यतीत हो जाने पर फर्म का खालिस्तान विघटन होता है। भाई, समय व्यतीत हो जाने पर या कार्य पूर्ण हो जाने पर जो विघटन होता है वह संयोगवश विघटन कहलाता है या आकस्मिक विघटन कहलाता है। ठीक है, इसको हम संयोग द्वारा विघटन बोलेंगे या आकस्मिक विघटन बोलेंगे। फर्म के विघटन पर चिट्ठे की समस्त वास्तविक संपत्तियों को वसूली खाते के खालिस्तान पक्ष में अंतरित करते हैं, तो हम इसे वसूली खाते के डेबिट पक्ष में ले जाते हैं। क्लियर? आगे आ रहा है, फर्म का व्यापार अवैध हो जाने पर फर्म का अनिवार्य विघटन करेंगे। फर्म का व्यापार ही यदि अवैध घोषित हो गया तो ये साझेदारी की विशेषताओं के बाहर हो गया। तो साझेदारी की जो विशेषताओं में सबसे पहला है कि व्यापार का वैध होना। अब जब व्यापार ही अवैध हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फर्म है वो अनिवार्य रूप से विघटन होगा। उसका कौन सा विघटन होगा? अनिवार्य। फर्म का कोई साझेदार वैधानिक रूप से दिवालिया हो जाए तो फर्म का खालिस्तान विघटन होता है। यदि वह वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से यदि उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो विघटन है वह अनिवार्य विघटन माना जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? अनिवार्य विघटन। सॉरी, आकस्मिक या संयोग द्वारा। ठीक है, सॉरी, यहां पर क्या आएगा? आकस्मिक या संयोग द्वारा, क्योंकि एक हो रहा है ना। फर्म का कोई साझेदार, सभी साझेदार यदि दिवालिया हो जाते हैं तो ये अनिवार्य होता है। कोई एक साझेदार यदि दिवालिया होता है तो वह संयोग द्वारा या आकस्मिक विघटन होता है। फर्म के विघटन पर हिसाब की पुस्तकों को बंद कर दिया जाता है। सभी खाते क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं सभी सही जो सही जोड़ी है उसमें दो सही जोड़ियां हमारे सामने है। पहली सही जोड़ी दी गई है, सभी साझेदारों का दिवालिया होना। सभी साझेदार दिवालिया हो जाएंगे तो अनिवार्य विघटन माना जाएगा। किसी एक साझेदार का दिवालिया होना संयोग द्वारा विघटन माना जाएगा। वसूली खाता कब बनाया जाता है? वसूली खाते में अंतरित कर फर्म के जीवन काल में एक बार बनता है, ये भी आपको मालूम है। बैंक अधिविकर्ष को कहाँ अंतरित करते? वसूली खाते में अंतरित करते हैं, बिल्कुल राइट है। और रोकड़ खाता वसूली खाते में अंतरित नहीं करते हैं, अभी हमने विकल्प में पढ़ा था। अलिखित दायित्वों का भुगतान वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, है ना। अलिखित दायित्वों का भुगतान कहाँ किया जाएगा? वसूली खाते के डेबिट पक्ष में।
फर्म विघटन पर सबसे पहले भुगतान बाहरी दायित्वों का किया जाता है। बाहरी दायित्व मतलब तृतीय पक्ष। वसूली खाता एक नाम मात्र का खाता है, ये भी हमें मालूम है। संचय व कोषों का अंतरण साझेदारों के पूंजी खातों में किया जाता है। जितने भी संचय है, कोष है, वह साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। फर्म का व्यापार अवैध होना अनिवार्य विघटन कहलाता है। यह भी हमने उसमें रिक्त स्थानों में भी देखा। ट्रू और फॉल्स में देखेंगे। ट्रू और फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वसूली खाता फर्म के पुनर्गठन पर बनाया जाता है। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि वसूली खाता फर्म के विघटन पर नहीं बनता, मतलब ये क्या हो गया, असत्य हो गया। मतलब वसूली खाता फर्म के विघटन पर बनता है, पुनर्गठन पर नहीं। वसूली खाता फर्म के जीवन में अनेक बार बनता है, ये भी गलत हो गया क्योंकि वो एक ही बार बनता है। फर्म के विघटन पर सर्वप्रथम बाहरी दायित्वों का भुगतान किया जाता है, बिल्कुल राइट है। बैंक अधिविकर्ष को वसूली खाते में अंतरित नहीं करते हैं, ये गलत है क्योंकि हम उसे वसूली खाते में ले जाते हैं। फर्म के समापन पर संचय व कोषों का शेष साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है, बिल्कुल राइट है। वसूली खाता वास्तविक प्रकृति का खाता है, गलत है क्योंकि यह नाम मात्र प्रकृति का खाता है। फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है, ये गलत है क्योंकि फर्म का विघटन अलग है, साझेदारी का विघटन अलग होता है। फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति से प्राप्त राशि को वसूली खाते में जमा किया जाता है, बिल्कुल जमा किया जाता है, मतलब क्रेडिट किया जाता है। फर्म के विघटन पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, गलत है। और ऐच्छिक साझेदारी का विघटन साझेदारों द्वारा एक दूसरे को लिखित सूचना देकर किया जा सकता है। तो जो ऐच्छिक साझेदारी होती है उसमें यदि सभी साझेदार एक दूसरे को लिखित सूचना दे देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्म का समापन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सत्य असत्य। अब हम आ जाते हैं एक शब्द में। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन ही दिया है, वसूली खाता कब बनाया जाता है। तो वसूली खाता कब बनाते हैं, फर्म के समापन पर या फर्म के विघटन पर। वसूली खाते में संपत्तियों को किस मूल्य पर अंतरित करते हैं, तो पुस्त मूल्य पर। फर्म के विघटन पर संपत्तियों से प्राप्ति और दायित्वों के भुगतान के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है, तो वसूली खाता बनाया जाता है। फिर है फर्म के अनिवार्य विघटन की कोई एक दशा, सभी साझेदारों का दिवालिया होना। सभी साझेदारों का दिवालिया होना ये फर्म के अनिवार्य विघटन का एक कारण है। फर्म के विघटन पर साझेदार का ऋण कौन से खाते में अंतरित किया जाता है, तो रोकड़ खाते में। फर्म के सांयोगिक विघटन की कोई एक दशा, किसी एक साझेदार का दिवालिया होना। किसी एक साझेदार का दिवालिया होना यह संयोग द्वारा साझेदारी का विघटन कहलाता है। वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक बार बनाया जाता है। अलिखित संपत्ति से प्राप्त रकम को किस खाते में जमा किया जाता है, तो अलिखित संपत्ति से प्राप्त राशि को वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में जमा किया जाता है। कौन सा खाता केवल फर्म के विघटन पर ही बनाया जाता है, तो वसूली खाता केवल फर्म के विघटन पर ही बनाया जाता है। और वसूली खाता किस प्रकृति का खाता है, तो वसूली खाता नाम मात्र की प्रकृति का खाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य और एक वाक्य में आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको अर्धवार्षिक में भी काम आएगा और वार्षिक परीक्षा में भी काम आने वाला है। जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि सुनने में आ रहा है कि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अब जनवरी में होगी। इसका मतलब कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा नहीं होने वाली है, उसके बाद में केवल आपकी मार्च में फाइनल एग्जाम ही होगी। तभी आपके पास दिसंबर का महीना है तैयारी करने के लिए। आप जनवरी में हाफ ईयरली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ब्लूप्रिंट के अनुसार आप तैयारी करिए। जैसे अभी जो पेपर आप लोग तैयार कर रहे होंगे तो किसी यूनिट पे से सभी प्रश्न कर रहे होंगे, 4 नंबर का भी, 3 नंबर का भी, 2 नंबर का भी, लेकिन नहीं, अब आपको केवल और केवल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। मतलब ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे
आपको बस उसी के अनुसार तैयारी करना है। जैसे हमारी जो प्रश्न बैंक है, उस प्रश्न बैंक में पहले नंबर पर पहले पेज पर ही का जो ब्लूप्रिंट दिया है, उस ब्लूप्रिंट के अनुसार अब आपको तैयारी करना है। देखिए ये जो प्रश्न बैंक है 2000 प्रश्न बैंक 22-23 12वीं लेखा शास्त्र, और यहाँ जो ब्लूप्रिंट दिया गया है ये वाला, आपको बस इसके अनुसार तैयारी करना है। इसमें जो दिया गया है कि साझेदारी फर्म एवं कंपनी का लेखांकन, ये पहला पार्ट है। इसमें साझेदारी लेखांकन मतलब आधारभूत अवधारणाएं, मतलब साझेदारी के मूल तत्व, पहला चैप्टर जो है। तो साझेदारी के मूल तत्व जो पहला चैप्टर है, इसमें से क्या आने वाला है, तो उसमें से आपको 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। 4, 2, 6 और 6, 12। इस प्रकार से आपको साझेदारी का जो मूल तत्व है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपको 80 में से 12 नंबर ये यूनिट ही दिला रही है। इसलिए आप लोग है ना साझेदारी के मूल तत्व को जो 6 ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब आपको पहली यूनिट में से 2 नंबर का एक और 4 नंबर का एक क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करना है। और इसमें आप एक लाभ हानि नियोजन खाता बिल्कुल तैयार कर लो, परमानेंट रखा हुआ है। फिर है फर्म का पुनर्गठन और साझेदार का प्रवेश। पुनर्गठन मतलब लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो इसमें से भी क्या आएंगे, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, इसमें से आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन याद करना है। साझेदार का प्रवेश, इसमें भी आपको 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, इसमें से 3 नंबर का एक, और साझेदार के प्रवेश में भी 3 नंबर का एक। अवकाश ग्रहण मृत्यु में से आपको यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। और अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा फर्म का विघटन, इसमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। मतलब आप देखिए फर्म का जो विघटन है, इसमें आपको सवाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता कुछ भी बनाने को नहीं आने वाला है। आपको केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें से, फर्म के विघटन में से। तो 2-2 नंबर के, जैसे साझेदारी के विघटन से क्या आशय है, फर्म के विघटन से क्या आशय है, वसूली खाता किसे कहते हैं, बस इस टाइप के जो क्वेश्चन है वह इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर है अंश पूंजी लेखा। अंश पूंजी लेखे एक सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें 16 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं, 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। अंश पूंजी लेखे में से 2-2 नंबर के 4 प्रश्न, मतलब आपके लिए बहुत सरल यूनिट है और बहुत सारे नंबर देने वाली है, और 4 नंबर का एक प्रश्न है। इसी प्रकार से ऋण पत्रों के निर्गमन पर 8 नंबर हैं, मतलब आपको 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक और 3 नंबर का एक, मतलब 16 और 8 24। ये जो अंश पूंजी और ऋण पत्र है, ये दोनों यूनिट इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको 16 और 8 24 नंबर दिला रही है। 80 में से आपको 24 नंबर दिला रही है, और बहुत ही सरल यूनिट है ये दोनों के दोनों। इसके बाद हम आगे चलेंगे सेकंड पार्ट की ओर। तो कंपनी के वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इसमें से आपको 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं और 3 नंबर का एक प्रश्न है। मतलब कंपनी के वित्तीय विवरण मतलब कंपनी का जो चिट्ठा है जिसमें अलग अलग हेडिंग दी गई है, वो शीर्षक उपशीर्षक वाला एक प्रश्न आपको मिलने वाला है। और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में आप लोगों को मालूम है कि तुलनात्मक और समाकार इसको हटा दिया गया है। केवल और केवल इसमें से क्या पूछा जाएगा, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य बताइए, महत्व बताइए, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये उसमें से पूछा जाना है। तो 3 नंबर मतलब 3 पॉइंट में आप इसको तैयार कर सकते हो। एक तो कंपनी का चिट्ठा तैयार कर लो, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व तैयार कर लो। इसके बाद लेखांकन अनुपात में आएंगे, तो इसमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव और इसमें से केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेखांकन अनुपात यूनिट बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब आपको लेखांकन अनुपात में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार कर लो, मतलब उसमें 4-5 क्वेश्चन याद कर लो।
फिर है लास्ट वाला रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण जो है ये आपको 8 नंबर दिलाएगा, जिसमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। मतलब ये यूनिट को बड़ा कर दिया है उन्होंने। आपको इसमें रोकड़ प्रवाह विवरण जो चैप्टर है इसको पढ़ना है, एक क्वेश्चन आंसर, इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आएगा। मतलब यदि हम अकाउंट की नज़र से देखें तो आपको अकाउंट कौन कौन से तैयार करना पड़ेगा। तो एक तो आपको यहाँ पर 4 नंबर में ये लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना पड़ेगा, बिल्कुल 100% एक लाभ हानि नियोजन खाता बनाने को आएगा। इसके बाद में यहाँ पर पुनर्गठन और साझेदार का प्रवेश, यहाँ पर एक आपको ख्याति के मूल्यांकन करने के एक प्रश्न आएगा और यहाँ एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने को आएगा, या फिर साझेदारों का जो त्याग अनुपात है, लाभ प्राप्ति अनुपात है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अवकाश ग्रहण में बिल्कुल यहाँ आपको एक सवाल मिलने वाला है, पुनर्मूल्यांकन साझेदार का जो निवृत्ति अवकाश ग्रहण से रिलेटेड बिल्कुल एक क्वेश्चन मिलेगा, या फिर पूंजी खाता बनाने को आ जाए। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल डेफिनेटली है। अंश पूंजी लेखे में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और ऋण पत्र का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 अकाउंट हो गए, ठीक है। फिर एक आपका आएगा कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप बनाने को 7, और एक आएगा रोकड़ प्रवाह बनाने को 8। अब ऐसे 8 प्रकार के अकाउंट को आप तैयार कर लो। लाभ हानि विवरण मतलब लाभ हानि वितरण खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक आप गुडविल से रिलेटेड, एक प्रवेश का क्वेश्चन, एक निवृत्ति का क्वेश्चन, फिर अंश पूंजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ऋण पत्र का एक क्वेश्चन, कंपनी के चिट्ठे का एक क्वेश्चन और एक रोकड़ प्रवाह। ऐसे 8 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अभी आप हाफ ईयरली, आपके पास दिसंबर का महीना, हाफ ईयरली के लिए आप पूरी तरह से ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करें। कोई सी यूनिट में से, जैसे लेखांकन अनुपात में से 2 नंबर का आ रहा है, बिल्कुल मेहनत मत करो। आपको फर्म के विघटन में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इसमें मेहनत मत करो। मतलब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है और 2-2 नंबर के आप 10 प्रश्न निकाल कर याद कर लो, ठीक है। तो ये जो 2 यूनिट है बहुत आसान कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल जिसमें 2-2 यूनिट 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा, आप इसके अनुसार तैयारी करिए। और जनवरी में जो हाफ ईयरली का क्वेश्चन होगा वो ये पूरी तरह से बोर्ड पेपर के पैटर्न पर होगा, ब्लूप्रिंट के अनुसार होगा, क्योंकि इसके बाद आपको प्री बोर्ड का पेपर नहीं मिलने वाला है। इसके बाद सीधे आप 1 महीने के बाद मार्च में आप फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी यदि कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो ब्लूप्रिंट के बारे में, तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। कल फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।